Morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do basic accounting term. In this chapter, last topic we completed expenditure, deferred revenue expenditure, and now the topic is expenses. What is expenses? Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and services according to Finney and Miller. एक्सपेंसेस जो है एक कॉस्ट है जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में या सेल करने में जो कॉस्ट हमारी आती है वो हमारी एक्सपेंसेस कहलाती है। फिनी एंड मिलर के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रिवेन्यू। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट है जो कि गुड्स को, थिंग्स को, सर्विसेज को यूज़ करते हैं हम किसके लिए, ताकि हम कुछ कमा सकें। हम प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, ताकि हम कुछ अर्न कर सकें। इसी तरह से हम सेल करते हैं किस लिए, कि कुछ अर्न कर सकें। तो वही जनरेटिंग रिवेन्यू के पर्पज से के लिए जो है एक्सपेंसेस जो है, जो एक्सपेंसेस थिंग्स के लिए, सर्विसेज के लिए किए जाएंगे वो हमारे क्या कहे जाएंगे, एक्सपेंसेस। जो कॉस्ट हमारी गुड्स और सर्विस को इनकम जनरेट करने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जब किए गए हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, कमीशन आर ऑल द एक्सपेंसेस। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स caused by the use of such assets for business purpose और depreciation is also an expenses। आपने कोई एसेट्स परचेज़ की है, उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है कम होती रहती है। जैसे आपने कहा कि डेप्रिसिएशन क्या कहेंगे हम, कि जो भी हमारी एसेट्स है, जो भी हमारी मशीनरी है, वो जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे तो वो क्या है, उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती जाएगी। जो कमी आएगी ना उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। आगे इसका हम डिटेल टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या है? इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड इज कॉल्ड रिवेन्यू। देखो, कहता है कि इनकम जो है वो रिवेन्यू से डिफरेंट है। रिवेन्यू तो उस पैसे को कहते हैं जो भी हमें मिलता गया, अभी हम उसमें से एक्सपेंसेस लेस नहीं करते हैं। सेल करने पर जितनी भी सेल होती गई, जो भी पैसा आया वो हमारा रिवेन्यू कहलाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो हमारे मटेरियल को बनाने की लागत है, या कह सकते हैं कि गुड्स को, माल को बनाने की लागत है, वो क्या है, एक्सपेंसेस है। अब रिवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो वो क्या आ जाता है, इनकम। रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को जब माइनस कर रहे हैं तो आता है इनकम। मान लीजिए आपको कॉस्ट, गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो 4 लाख आई, सेल करने पर आपको 5 लाख रुपए मिले, तो यहाँ पर 4 लाख जो है वो एक्सपेंस है, 5 लाख जो है वो रिवेन्यू है, और 5 लाख माइनस 4 लाख जो है वो 1 लाख इनकम है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट तो हम कहेंगे, लेकिन हम प्रॉफिट को किस लिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो टोटल रिवेन्यू की बात करता है और टोटल एक्सपेंसेस के कंपेयर में देखता है। टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस में काफ़ी फ़र्क है। टोटल रिवेन्यू में क्या होगा कि जितना भी पैसा आपका आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, और हम कह सकते हैं कि हमने कोई बिल्डिंग पे रेंट दिए, रेंट पे दे रखी है, उसका रेंट रिसीव हुआ, इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, कहीं इन्वेस्टमेंट हुई, तो ये सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट और लॉस कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे गेन क्या है। अब गेन, इट इज़ ए मॉनेटरी बेनिफिट
profit or advantage resulting from events of transaction which are incidental to business such as sale of fixed assets, winning a court case or appreciation in the value of an assets। ये एक मॉनिटरी बेनिफिट है जो कि प्रॉफिट और एडवांटेज की बात करता है कि हर ट्रांजेक्शन्स पर क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हर इवेंट्स पर, हर ट्रांजेक्शन्स पर होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा या एडवांटेज होगा वो हमारा गेन कहलाता है। जैसे हमने फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, या फिर कोर्ट में कोई केस जीत गए, या हमारी कोई एसेट्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन हो गया, बढ़ गई उसकी वैल्यू, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉस्ट है। तो हम ये कहते हैं कि ये गेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए बिल्डिंग कॉस्टिंग 10 लाख इज़ सोल्ड फॉर 12 लाख, आपने 10 लाख वाली बिल्डिंग को 12 लाख में सेल कर दिया, तो 2 लाख जो हुआ हमारा क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेन। नेक्स्ट है लॉस। अब प्रॉफिट के अपोजिट क्या आएगा, लॉस आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग। फर्स्ट इन कन्वे द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रिवेन्यूज। मतलब हम अगर पूरे साल का देखते हैं कि टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस को कंपेयर करके, तो रिवेन्यू 2 लाख थी, एक्सपेंसिस 240 हैं। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं किससे, रिवेन्यू से, तो हमारा लॉस आ जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारे को, हम हर एक्टिविटी का, हर इवेंट का जो है लॉस देख रहे हैं। जैसे हमारी बिजनेस में आग लग गई, चोरी हो गई, तो लॉस, इसको भी लॉस कहेंगे। लेकिन इट मे बी नोटेड दैट लॉसेस डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रिवेन्यूज वेयर एज लॉसेस डू नॉट। For example, the theft or an asset is a loss, but its depreciation is an expenses। तो जो लॉस किसी रिवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाए वो लॉस नहीं कहेंगे, वो हम एक्सपेंसेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है परचेज। परचेज क्या है, जो हमारे बिजनेस में माल है, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो शूज़ आपके लिए माल है, मतलब गुड्स है। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा आपके लिए क्या है, गुड्स है। तो जो भी चीज़ आपने परचेज़ की है, द टर्म परचेज इज़ यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील। जिसके लिए आप बिजनेस डील कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, परचेज़ कहलाता है। अब परचेज़ जो है, आप गुड्स को परचेज़ करके लाए तो आप वर्ड ही परचेज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कोई रॉ मटेरियल को परचेज़ किया है तो उसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे अपने फैक्ट्री में या अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे आप इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसकी, तो आप गुड्स को क्या बना देंगे, फिनिश गुड्स में चेंज कर देंगे, रहेंगी वो गुड्स ही। तो इसको फिर आप सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो आपका प्रॉफिट होगा, तो ये चीज़ जो हमारी चलती रहती है कि उसको हम गुड्स कहते हैं। फर्नीचर अगर आपने अपने बिजनेस के यूज़ के लिए रखा है, जैसे कि कस्टमर को बिठाने के लिए फर्नीचर रखा है, तो वो आपका गुड्स नहीं कहा जाता है। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप फर्नीचर के प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं और वही परचेज़ करते हैं, उसी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फर्नीचर भी आपके लिए गुड्स कहा जाएगा। अब बात आती है परचेज़ रिटर्न क्या होता है। परचेज़ रिटर्न क्या होता है, When purchased goods are returned to the supplier, these are known as purchase return। जो गुड्स आपने परचेज़ की थी उसको आप रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर्स को, तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है सेल। सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस टू कस्टमर और ए प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ तरुण सेल ए कंप्यूटर टू वरुण। सेल का मीन्स जब भी आप अपने जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की है या बनाई है उसको आप सेल करते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, कुछ प्राइस लेने के लिए, तो वो क्या होएगी, सेल्स कहलाएगी। गुड्स को ट्रांसफ़र कर देना उसकी ओनरशिप को अदर पर्सन को, कस्टमर को, किसके बदले में, एक प्राइस के बदले में। तो तरुण सेल ए कंप्यूटर टू वरुण, तरुण ने क्या करा, एक कंप्यूटर जो है सेल कर दिया है वरुण को। जब सेल करेगा तो वो क्या करेगा, ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र देगा, कर देगा कंप्यूटर की। पहले वो तरुण का कंप्यूटर था, अब क्या हो जाएगा, वरुण का हो जाएगा। तो ये क्या है,
इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेल रिटर्न। हाँ, एक चीज़ और भी कि सेल जो है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। कैश का मतलब आपको बदले में कैश मिलेगा, क्रेडिट मतलब आप जो है उधार पर ख़रीद रहे हैं या आप उधार पर सेल कर रहे हैं। इसी तरह से सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड सोल्ड टू देम। जो गुड सेल कर दी गई थी, कोई पर्सन उसको पसंद ना आने की वजह से या डिफेक्टिव होने की वजह से किसी भी रीज़न से वापस कर सकता है, तो क्या आएगा, वो सेल रिटर्न कही जाएगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है स्टॉक। क्या टर्म है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। द स्टॉक include the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. स्टॉक क्या है, जो आपने परचेज किया है रीसेल करने के लिए और आप उसको क्या कर रहे हैं, जो रीसेल करने के लिए परचेज तो किया लेकिन पूरा सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड, लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। साल हम अकाउंट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट 31 मार्च को बनाते हैं, तो वो हमारा क्या है कि पूरा ईयर कंप्लीट हो गया लेकिन वो गुड्स जो है जो आपने सेल करने के पर्पज से ला रखी थी वो अभी सेल नहीं हो रही हैं, तो अनसोल्ड स्टॉक जो होएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। अनसोल्ड गुड्स जो है वो हमारी स्टॉक कहलाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि दो टाइप का स्टॉक होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो साल के लास्ट में होगा, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अनसोल्ड है। ओपनिंग स्टॉक जो इस साल क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर के मतलब साल के शुरू में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मैंने कहा कि हमारे अकाउंट बनाने की डेट क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, मतलब हम इतने एक्सपेंसेस और इतनी इनकम्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। अब 31 मार्च पर जो हमारा स्टॉक है वो स्टॉक हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब वही नेक्स्ट 1 अप्रैल को वही स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरू का स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक जो साल के लास्ट का एंडिंग का स्टॉक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप। 4 टाइप की इन्वेंट्री होती है। अगर मैन्युफैक्चरर का केस कहें कि आप प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर आप रॉ मटेरियल भी परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल कैसे, आपने कपड़े की फैक्ट्री है आपकी, मान लीजिए आपकी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, क्लॉथ की फैक्ट्री है, तो क्लॉथ की मिल में आपको क्या चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा, तो कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल हुआ, कॉटन रॉ मटेरियल हुआ, जो कि अभी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कपड़ा बना रहे हो, लेकिन आज जब साल का लास्ट है तो आप क्लोजिंग स्टॉक में इन्वेंट्री को भी रॉ मटेरियल का दिखाते हैं कि कितना रॉ मटेरियल जो है हमारा बचा हुआ है, अभी बनाया नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो कपड़े से, देखो हम कॉटन से क्या होएगा, कपड़ा बनाने के लिए पहले थ्रेड बनाएंगे, तो कॉटन से थ्रेड बनेगा फिर ही क्लॉथ बनेगा, तो वो थ्रेड जो है वो सेमी फिनिश्ड हो जाएगा। सेमी फिनिश्ड मतलब कि जिसके ऊपर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क जो है प्रोग्रेस में है, तो हम कहेंगे थ्रेड जो है मतलब कि कुछ बन चुका है कुछ अभी बाकी है, तो थ्रेड जो है वो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। इसी तरह से कितना थ्रेड बन चुका है या कितना कपड़ा बन चुका है, मान लीजिए कपड़ा बना दिया आपने, अभी उसको सिलना बाकी है, स्टिचिंग बाकी है, रेडीमेड का आपका काम है, तो क्या होएगा कि स्टिचिंग अभी बाकी है, तो कपड़ा बनने के बाद भी उसको अभी एक प्रोसेस से और गुजरना होगा, स्टिचिंग की प्रोसेस से, तभी वो कंप्लीट होगा, तो वो कितना प्रोडक्ट जो है, कितना गुड्स जो है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक पड़ा है, तो उसकी डिटेल भी हमको देनी होती है। नेक्स्ट क्या है, फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्या है भाई, इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कम्प्लीटली प्रोसेस्ड एंड ऑलरेडी फॉर सेल बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वो कहता है कि माल बन चुका है लेकिन अभी बिकने के लिए बाकी है। इनके क्लोथ मिल द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड विद द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। वो कहता है कि वैल्यू ऑफ फिनिश क्लोथ क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की हम यहाँ बता देंगे।
इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं जो हम खुद नहीं बनाते हैं, सीधा ही कहाँ से लेकर आते हैं, बनी बनाई लेकर आते हैं और सेल करते हैं। तो कुछ गुड्स ऐसी भी हो सकती हैं जो परचेज की थी रीसेल करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं। तो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसी तरह से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री टू असरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम ऑफ गोडाउन टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब उसकी वैल्यू को चेक करना है तो कंप्लीट लिस्ट हम उसकी बना लेंगे कि एक सेपरेट लिस्ट में हम बताएंगे कितने का रॉ मटेरियल बचा हुआ है, कितने की सेमी फिनिश गुड्स बची हैं, कितने की फिनिश गुड्स बची हैं और कितने का स्टॉक इन ट्रेड है। तो केयर शुड बी टेकन दैट द फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ गुड्स का ऑर्डर आ चुका होता है, तो जो हमने डिलीवर करनी है अभी उनका ऑर्डर आ चुका है तो वो को इंक्लूड नहीं करेंगे। गुड्स परचेज एंड या रिसीव्ड बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ऐसी गुड्स जो परचेज तो कर ली हैं लेकिन अभी बुक्स में चढ़ाई नहीं है, उनको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। और किन को करना है, जो गुड्स कस्टमर को सेल कर दी थी रिटर्न बेस पर, उसको आप इंक्लूड करेंगे इन्वेंट्री के अंदर, क्योंकि आपका उसकी श्योरिटी नहीं है। जब तक श्योरिटी नहीं हो जाती तब तक आप उसको इंक्लूड करके रखते हैं, हटाते नहीं हैं। ऐसे ही एजेंट के पास जो गुड्स के सैंपल हैं तो वो भी हम स्टॉक में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, क्या डिफरेंस है स्टॉक एंड इन्वेंट्री में। स्टॉक रेफर ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। जो रीसेलिंग के लिए आप परचेज करके लाए हैं उनको हम स्टॉक बोलते हैं। और एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में कितनी लाइंग अनसोल्ड है वो हम कहते हैं कि ये स्टॉक है। वेयर एज द इन्वेंट्री इज़ वाइड टर्म। इन्वेंट्री जो है वो वाइड टर्म है जिसमें स्टॉक खुद भी इंक्लूड है, जैसे कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। तो ये डिफरेंस था हमारा इन्वेंट्री और स्टॉक का। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, दो चीज़ों का टोटल है। किस चीज़ का टोटल है, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। डेटर्स क्या होते हैं, वो पर्सन जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया है। जैसे मान लीजिए एक रमा है और एक क्षमा है। रमा जो है वो सेल पर्सन है, गुड्स को सेल करती है। क्षमा जो है उसने परचेज किया है, तो रमा ने गुड्स को क्षमा को सेल कर दिया। रमा ने गुड्स को क्षमा को सेल कर दिया। क्षमा ने क्या किया, पैसा नहीं दिया। अभी जब पैसा नहीं दिया तो क्षमा हमारी क्या बन जी गई, उधार में लिखा दिया उसके नाम पर, तो वो हमारी डेटर बन गई। डेटर मीन्स देनदार, जिन्होंने हमें पैसा देना है। आज उधार लेकर गई है तो कल देना तो है ना उसने। तो डेटर्स कौन है, जिन्होंने हमें पैसा देना है या हमने उनसे लेना है। तो ध्यान रखेंगे, डेटर्स जो हमारे देनदार हैं, जिन्होंने हमें पैसा देना है और हमने लेना है। सेम अगर डेटर्स के नाम पर हम बिल लिख देते हैं, उनको एक टाइम पीरियड दे देते हैं कि आप हमें इन फ्यूचर 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद जो है अमाउंट हमारी पे कर देंगे, ये साइन करवा लेते हैं कि आप 2 मंथ के बाद पे कर देंगे, तो वो हो जाता है बिल रिसीवेबल। उसके नाम पर एक बिल लिखना और उससे साइन करवाना कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अमाउंट जो है वो आ जाएगी। तो डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन आर फर्म टू whom goods have been sold or service rendered on credit, पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। वही कि हमने कोई भी गुड्स उनको उधार में बेची है और उससे अभी अमाउंट मिली नहीं है, अभी मिलनी बाकी है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, 50,000 की गुड्स मोहन को सेल कर दी क्रेडिट में, तो मोहन हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, मैंने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, बिल रिसीवेबल क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि बिल रिसीवेबल पर्सन के नाम पर एक बिल को ड्रॉ कर देना, लिख देना और उससे उसकी एक्सेप्टेंस ले लेना, मतलब कि उससे सिग्नेचर करा लेना, तो वो बिल हमारा क्या बन जाता है,
बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हमने पैसा लेना है पर्सन से तो वो हमारा बिल रिसीवेबल मतलब होगा कि रिसीव करना है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि हम इसको आगे इंडोर्स भी मतलब किसी अदर पर्सन को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड पेबल्स। आज हम करते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रेड पेबल्स एंड अदर टॉपिक्स। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।